असल बात तब है जब आप दुनिया को बदले। ये बहुत ही बड़े दार्शनिक के कथन है जिन्हें कार्ल मार्क्स कहते हैं। कार्ल मार्क्स का नाम याद आते ही आधी दुनिया इन्हें प्यार करती है तो आधी दुनिया इन्हें नफरत करती है। ये वो शख्स है जो जर्मन में पैदा हुआ और इन्होंने दो महत्वपूर्ण ऐसी पुस्तकें लिखी जिनको लेकर के आज भी चर्चा का विषय बना हुआ है। कार्ल मार्क्स जर्मन दार्शनिक रहे। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की रचना की, दास कैपिटल रचा और पूंजीवाद को ऐसा तमाचा मारा कि आज भी अमेरिका और यूरोप के सारे देश कार्ल मार्क्स के नाम से थर्राते हैं। ये वाक्य यूं ही नहीं कहा गया, असल बात तब है जब आप दुनिया को बदले। अन्यथा दार्शनिकों का काम है दर्शन पर व्याख्याएं करना। दार्शनिक सदियों से विविध प्रकार से दर्शन की व्याख्याएं करते रहे, लेकिन जब कार्ल मार्क्स ये कथन कहते हैं कि असल बात तब है जब आप दुनिया को बदलें, केवल अंदर खाने बैठ कर के किसी विषय पर विचार कर लेना, हम कहीं नहीं पहुंचते। दुनिया को बदलने का दावा दार्शनिक करते भी नहीं हैं, लेकिन विचारों में वो सब कुछ कहते हैं जो कि जैसा कार्ल मार्क्स कह रहे हैं। लेकिन कार्ल मार्क्स के बारे में आप जितना जानते हैं बहुत कम जानते हैं। मजदूरों के साथ खड़े होने वाले, आंदोलन करने वाले, उद्योगों में उनकी पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए, ये सवाल उठाने वाले और इनके विषय पर, इनके काम पर, इनके सिद्धांतों पर पहली बार ऐसे सिद्धांत गढ़े गए और कई पार्टियां बनी और राजनीतिक छवियां बनी और यहाँ तक कि देश दो ध्रुव में बंट गया, समाजवाद और पूंजीवाद। समाजवादी कहलाने वाले देशों में आप सब जानते हैं कि रूस, चाइना, जर्मनी और भी बहुत सारे राष्ट्र, यहाँ तक कि अगर भारत जैसे राष्ट्र बीच के रास्ते पर समाजवाद पर चलते रहे तो भी उन पर असर था। आज भारत में भी सीपीआई, सीपीएम, माले आदि जो पार्टियां बनी हुई है, मार्क्स के नाम पर बनी हुई है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि मार्क्स का ये कथन कितना मायना रखता है। रविवार पाठशाला में आज इसी विषय पर बात करेंगे। रविवार पाठशाला में 2-3 सप्ताह गुजर गए और मैं पहली बार एक अन्य जगह पर होने के कारण, मोबाइल पास में न होने के कारण, मोबाइल से दूर होने के कारण, अखबारों से भी दूर होने के कारण इस विषय पर बात नहीं कर सका। सो रविवार पाठशाला में, भास्कर में जो दार्शनिकों, लेखकों और राजनीतिज्ञों के विचार साया होते हैं, मैं मान के चलता हूँ कि जो भी अखबार पढ़ते हैं उनको ये विचार और ये कॉलम ज़रूर ही पढ़ने चाहिए, क्योंकि इनके पढ़ने से आपको पता चलता है कि इतिहास में क्या हुआ, अतीत में कौन कौन विद्वान, दार्शनिक, आंदोलनकर्ता, राजनेता हुए जिन्होंने देश को बदल दिया। और ऐसे बदलने वालों में अगर पहला नाम लिया जाए तो बुद्ध का आता है, और मुझे लगता है कि फिर दूसरा नाम अगर खोजते हैं तो कार्ल मार्क्स आते हैं, और तीसरा नाम खोजते हैं तो भारत से ही महात्मा गांधी आते हैं, जिनको विश्व आज भी याद करता है। बुद्ध तो पूरे विश्व में जिनकी मूर्तियां लगी हुई है, और विपश्यना के बतौर आज पूरे विश्व में विपश्यना केंद्र खुल गए हैं।
जहाँ पर उनके बताई हुई विधा पर लोग साधना तपस्या कर रहे हैं और मन को शांत करने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए मार्क्स पर हम विचार करते हैं आज। उन्हीं के कथनों में से उठाए गए हैं। रविवार पाठशाला में कुछ खास कथन, खास शब्द, खास दार्शनिक पारिभाषिक शब्दों का इस्तेमाल जो बहुत ही ज़रूरी है, जो दिमाग को झिझोड़ देता है, इसी पर वो विचार करते हैं। तो इसी में आता है कि मैं कुछ नहीं हूँ लेकिन मुझे सब कुछ होना चाहिए। ये बात इन जो 3 शख्सों का मैंने नाम लिया है, इन पर ये पूरी तरह से खरी उतरती है। हर कोई ऐसा न सोच सकता है पर कर नहीं पाता, जीवन में उतार नहीं पाता। महात्मा गांधी को उठाइए, कार्ल मार्क्स को उठाइए, बुद्ध को ले लीजिए कि बुद्ध महलों में पैदा होते हैं और महल छोड़ देते हैं, और इतनी आसानी से छोड़ देते हैं। आज तक हम उनको नहीं समझ पाए। आज सारी दुनिया पैसे के पीछे और चाहिए के पीछे और बड़ा महल बनाने के पीछे दौड़ रही है, अंधी हो रही है, तनावग्रस्त होकर के, हार्ट अटैक की रोगी होकर के, अस्पतालों में पड़ कर के समय से पहले ही कूच कर जाते हैं। क्यों आए, क्यों जी रहे हैं, इन सवालों पर उनका कोई जवाब नहीं होता। इसलिए हम इन दार्शनिकों पर, इन विद्वानों पर, इन राजनेताओं पर हम बात करते हैं रविवार पाठशाला में। वैसे आप भी अगर अखबार पढ़ चुके तो आपने भी ये पढ़ लिया होगा, या जो अखबार नहीं पढ़ते या सरसरी निगाह से पकड़ करके भूल जाते हैं, ताकि ऐसे लोगों तक भी ये बात पुनः पहुंच सके। और भूल गए हैं तो दोबारा वीडियो को चला करके, रविवार पाठशाला की वीडियो केवल दैनिक अखबार की कतरने नहीं है कि जिनको आज पढ़ा और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया, क्योंकि ये हमें सोचने पर, विचारने पर और उन कृत्यों को करने पर मजबूर करते हैं। हम पर बस ऐसी शख्सियतों के शब्दों को, विचारों को जान सकते हैं और तनिक ठहर करके सोच सकते हैं। तो चलिए और आगे क्या कहते हैं मार्क्स। मैं कुछ नहीं हूँ लेकिन सब कुछ होना चाहिए। गांधी ने शायद ऐसा नहीं सोचा होगा, लेकिन वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। बुद्ध ने भी यह नहीं सोचा होगा महल छोड़ते हुए कि उनको दुनिया इस तरह से याद रखेगी, और वो ऐसी विधा खोज करके लाएंगे। मार्क्स ने भी क्या ऐसा इतना सोचा होगा कि इस तरह से अमेरिका उसका नाम आते ही कँपकँपाने लगेगा। रूस से या रूस जैसे समाजवादी मार्क्सवादी देशों से नफरत, घृणा की दृष्टि से ये पूंजीवादी देश आज भी, क्योंकि उन्हीं के कारण मजदूरों को पूरी मजदूरी मिलने लगती, समय के घंटे सुनिश्चित होते हैं। आप ये सोचते हैं कि अब मार्क्सवाद पर कोई देश चल नहीं रहा, और चल भी रहा तो रूस जैसे देश, चाइना जैसे देश वही इसी तरह से अपने आप को बढ़ाने और पाने, उद्योग बढ़ाने, पूंजी इकट्ठी करने पर लगे हुए हैं। भटक गए हैं, बेशक भटक गए हैं, लेकिन उनकी थ्योरी आज भी हमें रास्ता दिखा रही है। और मजदूर, बाल मजदूर पर रोक क्यों लगी, मजदूरों की समय सीमा कैसे निर्धारित हुई, और हर मजदूर को पूरी मजदूरी मिलनी चाहिए, काम के घंटे निश्चित होने चाहिए। उस समय की बड़े बड़े उद्योगों में हड़तालें मार्क्स के नाम पर हुई। देश मार्क्सवादी पार्टियों के आधार पर चलने लगे। बाद में चल करके सत्ता के लोभी लालचियों ने उनकी थ्योरी को समझा नहीं और अपने स्वार्थ के लिए तानाशाही रवैया अपनाया। इससे मार्क्स की थ्योरी कमज़ोर नहीं हो जाती।
इसलिए मार्क्स ही कह सकते हैं कि असल बात तब है जब आप दुनिया को बदलते हैं। वाकई में ये वाक्य हमें सोचने पर कितना मजबूर करता है कि एक व्यक्ति कितना कुछ कर जाता है और अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में वो मुफलिसी में जीते रहे और ऐसी थ्योरी निकाल के रख के लाए जो मजदूरों को, जो श्रमिक वर्ग है, कमेरा वर्ग है, उनको वो हक दिलाए कि जो लोग सामंती लोग, राजा लोग बेगारी करवा करके किले बनवाते थे बिना मजदूरी दिए। आप मार्क्स के महत्व को कैसे भूल सकते हैं? मार्क्स ने वो काम किया है मुफलिसी में रहकर, गरीबी में रहकर, शोध करके कि मजदूरों को उनका हक मिलना चाहिए। मजदूर अगर एक होंगे तो दुनिया को बदल सकते हैं। वो दुनिया के गुलाम नहीं, पूंजी के गुलाम नहीं। और ये हुआ। यही बात अम्बेडकर ने कही थी कि आप जिसे भारत में छुआछूत का दंश झेलना पड़ता है, नालियां गटर साफ करने पड़ते हैं, अगर वो नालियां गटर साफ करना बंद कर दें तो ये ऊंचे कहलाने वाले लोग 3 दिन जीवित नहीं रह सकते आपके बिना। तो ये जो अम्बेडकर हुए, 3 नामों में अम्बेडकर का नाम रह गया। अम्बेडकर भी वो शख्सियत रहे जिनको दुनिया, खास करके वो जिनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार होता है, छुआछूत का रवैया आज भी अपनाया जाता है, जिनके साथ भेदभाव होता है, उनकी आवाज़ बनते हैं अम्बेडकर। जो कहते हैं, जो लिखते हैं, वो संविधान बन जाता है। आज मोदी जिसको बदलने का प्रयास करते हैं, दुस्साहस करते हैं, उनकी तस्वीरें हटाते हैं, लेकिन जो ही इधर दलित वर्ग से, समूह से आवाज़ उठती है, वो तस्वीर अपनी जगह पर लग जाती है। मोदी चाहे जितने उनके खिलाफ हो अंदर से, आरएसएस चाहे जितने खिलाफ हो, लेकिन अम्बेडकर की स्टैचू को छेड़छाड़ भले करते रहे लेकिन हटा नहीं सकते। जिस तरह से गांधी का चश्मा वाला चेहरा नोट्स अब गायब कर सकते हैं, तो चश्मा को नहीं हटा सकते। गांधी और अम्बेडकर की जो मूर्तियां देश में लगी हुई है वो अपनी जगह पर है। तो ये शख्सियत रही है जो कहती है असल बात तब है जब आप दुनिया को बदलते हैं। हम अपने स्तर पर जीवन जीते हैं, लोग 2 दिन बाद भूल जाते हैं, केवल यही बात कह करके याद करते हैं कि अच्छा आदमी था। चाहे उसने कितनी उठापटक की हो, कितने गलत काम किए हो, भ्रष्टाचार किया हो, 2 दिन के लिए सभी उसको इतना ज़रूर कह देते हैं, स्वर्गवासी है, अच्छा आदमी है। लेकिन ये है जो किताबों में बंद है, जो देश में, समाज में उस बहुत बड़े वर्ग को न्याय दिलाने में जिनका काम रहा। गांधी जिन्होंने देश को आज़ादी दिला दी, अम्बेडकर जिन्होंने एक पूरे अछूत वर्ग को सम्मान से जीने का हक दिलाया संविधान लिख करके, उनके साथ आंदोलन करके, मंदिर में प्रवेश करके, तालाब के पानी को नहीं पीने देने वालों पर आंदोलन करके तालाब का पानी पी करके दिखाया, लाठियां खाई। और जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स कहते हैं कि लाइब्रेरी में सुबह से बैठते थे शाम तक, और मैंने एक जगह पढ़ा है कि वो जिस जगह पर बैठते थे वो लकड़ी की टेबल थी और वो रात दिन उस पर इस तरह से बैठते थे, महीनों सालों तक बैठते थे। पसीना आ रहा है, कोहनी यूँ रखी गई है तो कोहनी जहाँ वो रखते थे उसी जगह रखते थे, उसी सीट पर बैठते थे। जिस तरह से बुद्ध के रास्ते पर, बुद्ध की विदा पर विपश्यना का अभ्यास करने वाले एक ही सीट पर बैठते, एक ही जगह पर बैठते, कि साधना में अधिष्ठान होता है। इसी तरह से कार्ल मार्क्स अधिष्ठान करते हुए नजर आते हैं। और एक जगह बैठने से ये होता है कि जिस जगह पर वो बैठते हैं वहाँ पर दोनों कोहनियों की जगह उस टेबल पर बन जाती है, गड्ढे बन जाते हैं, एक तपस्वी की तरह। इस तरह से उन्होंने
इससे पूर्व लिखे गए लेखकों की किताबों को खंगाला और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल की रचना करते हैं और उसको पढ़ करके फिर राजनीतिक पार्टियां बदलती है, आंदोलन होते हैं, उद्योगों में लंबी हड़तालें चलती है, उनको वाकिफ मजदूरियां मिलती है श्रमिकों को, वरना श्रमिक बेगार करते थे राजाओं के यहाँ, सामंतों के यहाँ। आज उनको वो हक मार्क्स के कारण मिलता है, मजदूरों को हक मार्क्स के कारण मिलता है। तो अम्बेडकर के कारण छुआछूत का दंश झेलने वाले समानता से बराबरी से बैठने, बराबरी से नौकरी करने, बराबरी से शिक्षा हासिल करने का हक पाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि असल बात तब है जब आप दुनिया को बदलते हैं। तो ये 3-4 शख्सियतें जिनका नाम लिया गया उदाहरण के लिए, बात हम कर लें कार्ल मार्क्स की। वो कहते हैं मैं कुछ नहीं हूँ लेकिन मुझे सब कुछ होना चाहिए, ये जज्बा इन लोगों में रहा होगा। और ये जज्बा, ये वाक्य सुन करके अगर कोई छात्र इस बात को गहराई से समझ जाए और एक लगन से अपनी शिक्षा अर्जित करता रहे तो वो जहाँ चाहता है वहाँ पहुँच करके रहेगा। ये व्यक्ति भी कुछ नहीं थे लेकिन बहुत कुछ हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, पूरा देश पूरा विश्व याद रखता है। आप कहते हैं तर्क तर्क पर हम बहुत कम लोग, समाज वाले अंधविश्वासों में, पाखंड में डूबे हुए हैं, लेकिन कहते हैं तर्क करने वाले, तर्क पर चलने वाले, तार्किक होना क्या है? कहते हैं तर्क हमेशा से रहा है, लेकिन तर्क भी हमेशा तर्क संगत रूप से नहीं चला करता है। उसको तर्क को समझ करके उस पर चलना, उस रास्ते पर चलना, व्यवहार करना एक अलग बात है। तर्क को सुन लेना एक अलग बात है, उस पर चलना एक दूसरी बात है। आपकी महत्वपूर्ण बात है कि वस्तु जो बनाते हैं, जो निर्माता है, जो निर्माण करता है, जो मालिक है और जो श्रमिक है, यहीं से तो उनकी लड़ाई आरंभ होती है। वो कहते हैं कि वस्तुओं की दुनिया का मूल्य जितना बढ़ता है, ये सवाल तब बहुत बड़ा था, आज भी है, तब मानव की दुनिया का मूल्य घट जाता है। यानी वस्तु की कीमत होती है, मनुष्य की कोई कीमत ही नहीं रह जाती है, और वस्तुओं की कीमत बढ़ती जाती है। और हम देख रहे हैं कि मनुष्य की कीमत लगातार घट रही है। मनुष्य आज भी अपने हक पाने के लिए बहुत कुछ कर रहा है, बहुत कुछ पा रहा है। और यही इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि बहुत अधिक उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करना बहुत अधिक अनुपयोगी लोगों को जन्म देता है। ये बेहद दार्शनिक कथन है, इसकी व्याख्या की जरूरत है। और आजकल ये हो रहा है, बहुत उपयोगी वस्तुएं आ रही है, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। उदाहरण यही मोबाइल आपका बहुत उपयोगी हो गया आपके लिए, और इतना उपयोगी हो गया है कि अब लोग इसके आगे कितने अनुपयोगी हो गए हैं कि आप इस मोबाइल के चलते हुए, मोबाइल को चलाते समय आप इधर उधर भी निगाह नहीं मारते हैं। समाज में क्या हो रहा है नहीं देखते, परिवार में क्या हो रहा है, परिवार वालों के साथ क्या हो रहा है, उनके साथ में उठना बैठना बात करना खत्म सा हो गया है। और ये मार्क्स ने तब कह दिया था जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। वो कह रहे हैं बहुत अधिक उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन करके हम क्या हासिल करेंगे, आदमी अनुपयोगी हो जाएगा। इसे कहते हैं दार्शनिक। तब फिर ऊपर का कथन याद आता है कि असल बात तब है जब आप दुनिया को बदलते हैं। ये भारत देश कल्पनाओं में जीता है। वो कहता देवता मंदिर बनेंगे, कुंभ नहाएंगे। आप कहाँ क्या कर रहे हो, कहाँ जी रहे हो? मार्क्स ने वो कथन, एक एक कथन मायना रखता है कि आप करोगे तो मिलेगा,
घंटी हिलाने से, पूजा करने से, नदियों में जाकर के नहाने से, डुबकी लगाने से एक पर्यटन करने का लाभ जरूर मिल जाएगा। ऐसा पर्यटन न मार्क्स ने किया, न अम्बेडकर ने किया, न बुद्ध ने किया, न गांधी ने किया। गांधी में कुछ हद तक वो बात रही, लेकिन लोग उसको भी नहीं समझ पाए और आज उसका उल्टी पुल्टी व्याख्याएं कर रहे हैं, जो आप देख ही रहे हैं। और इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि कुछ ही लोग काम करते हैं, अधिकांश लोग उन कुछ लोगों की कमाई पर, अधिकांश लोग काम करते हैं और कुछ लोग उनकी कमाई पर जीवित रहते हैं। इस पर एक वाक्य है, कुछ लोगों की मेहनत दूसरों के आलस्य में जीने पर मजबूर करती है। जो पूंजीपति, कथित रूप से पूंजीपति हो जाता है, वो काम नहीं करता, बैठे बैठे खाता है। और इसी तरह से धर्म के नाम पर पंडे पुजारी मंदिर में बैठ करके, मुल्ला मौलवी मस्जिद में बैठ करके बिना कुछ किए सब कुछ पा जाते हैं। काम करने वाले कमा कमा करके लाते हैं, उनको बैठ चढ़ाते हैं। कुछ लोगों की मेहनत पर दूसरे आलस्य में जीते हैं, बिना काम के जी लेते हैं। यह कहें कि जो आदमी जितना ज़्यादा काम करता है बिना सोचे समझे और उनको दे आता है, अधिकांश लोगों को आलस्य में जीने पर मजबूर करता है। ये एक अलग बात हो जाएगी कि आलस्य में जो जीता है उसको भी कीमत चुकानी पड़ती है, शरीर को भारी करके, शरीर को मोटा करके अस्पतालों में जा कर के बैठ जाता है। इस पर एक अलग सी बात हो सकती है, फिलहाल ये अदर बात होगी। एक वाक्य और है कि लोग अपना इतिहास स्वयं बनाते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। ये एक ऐसा वाक्य है जो मैं पढ़ तो रहा हूँ, सुना तो रहा हूँ, आपके समझ में आए तो मुझे बताना। फिलहाल मैं इसको पढ़ ही रहा हूँ। लोग अपना इतिहास स्वयं बनाते हैं। जिन्होंने भी बड़ा काम किया वो इतिहास में दर्ज हो गए, इसमें कोई समझने सोचने की बात नहीं है। कार्ल मार्क्स भी इतिहास में है, गांधी भी इतिहास में है, अम्बेडकर भी इतिहास में है। लोग अपना इतिहास स्वयं बनाते हैं, इस आधार पर कहते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। अम्बेडकर को ले लीजिए, कार्ल मार्क्स को ले लीजिए, उन्होंने जितना अध्ययन किया तो मजदूर को निगाह में रख करके किया। उनकी मर्जी तो आराम करने की रही होगी। अम्बेडकर जब विदेशों में पढ़ करके आते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के आते हैं, ला जैसी डिग्रियां, और यहाँ संविधान बनाते हैं, लेकिन वो अपनी नौकरी कर रहे होते, लेकिन अपनी मर्जी से करते तो, लेकिन मर्जी से नहीं किया। क्या कि समाज का बहुत बड़ा वर्ग छुआछूत के तंज को झेलता है, मैं इसके लिए काम करूँगा। तो वो जो इतिहास बना रहे हैं, कहा अपनी मर्जी से नहीं। ये कथन कार्ल मार्क्स के हैं। तो कार्ल मार्क्स की बात तो यहीं समाप्त करते हैं। और आज खुशी पर विचार हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं कि खुशी धन में नहीं मिलती, एक इस पर पूरा वीडियो था। इसी पर फिर आज एक बात आई है कि कार्लोस अल्कारेज जो स्पेन के हैं, टेनिस प्लेयर हैं, वो कहते हैं टैलेंट होना अच्छा है, मेहनत ना हो तो ऐसा टैलेंट कहीं नहीं ले जाता। वो कहते हैं आगे कि मैं जब पहले नंबर पर था तब भी खुश था, और जब आज मैं तीसरे नंबर पर हूँ तब भी खुश हूँ। यह बात इतनी सी है कि खुशी आपकी सोच पर भी निर्भर करती है कि आप पहले नंबर पर होकर के खुश होंगे और पहले नंबर से नीचे उतर गए तब क्या होंगे। क्योंकि तीसरे नंबर पर हैं तो बहुत सारे 10वें 20वें 50वें की दौड़ में लगे हुए हैं, आप तीसरे नंबर पर भी खुश होना सीखिए। तो ये है कार्लोस अल्कारेज जो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं। ये सोच पॉजिटिव सोच है कि आप दूसरे तीसरे नंबर पर भी हैं तो भी ये सोच करके खुश रहिए कि आप तीसरे नंबर पर तो है। तो खुश रहने के लिए कुछ ऐसे फार्मूले होते हैं जिसको हम देखेंगे कि लोगों की खुशी के लिए खुद को न बदला जाए। तो दूसरी तरह की बात की जा रही है पुस्तकों से, क्योंकि रवायर पाठशाला में दार्शनिकों, लेखकों, विद्वानों के विचार होते हैं, साथ में 3 पुस्तकों की खास 2-3 वाक्य होते हैं, उस पर
आज हम बात करते हैं कि लोगों की खुशी के लिए खुद को न बदला जाए। हम दूसरों को देखते हैं और दूसरों को देख कर के ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं और ये कहें कि हम खुश कैसे हों। यहाँ एक अलग तरह से सोचा गया है कि आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में क्या क्या कर बैठते हैं। इसी पर बात है कि लोगों की खुशी के लिए खुद को बदले नहीं, अपनी जगह पर स्थिर रहें। कैसे? स्वयं स्थिर रहें, वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे। दूसरों को पसंद न आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और आप ये सोचते हैं कि मुझे लोग पसंद करें, लोगों को खुश करूं, तो इससे पहले ही समझ लें कि दूसरे आपको पसंद नहीं करते, उसके अलग अलग कारण हैं, अलग अलग व्यक्ति के। आप किस किस को खुश करोगे और इसी खुश करने के चक्कर में आपका जीवन बर्बाद हो जाने वाला है, क्योंकि लोगों को खुश आप कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके जो मित्र है लंबे समय से हैं या थोड़े समय से हैं, आपने कोई बात ऐसी कह दी और उस बात के बाद वो मित्रता खत्म हो जाएगी। फिर आप लाख प्रयत्न करें, वो आपके साथ खड़ा नहीं होने वाला। तो दूसरों को खुश करने में तो आपका जीवन बर्बाद होने वाला है। इसलिए आप अगर स्वयं को बदलने के चक्कर में, दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को बिल्कुल न बदला जाए, ये पहले कहा गया है। अगर ऐसा करते हैं, स्वयं स्थिर रहते हैं, तो आत्ममूल्य, और अगर आप बदलते हैं तो आत्ममूल्य खोते हैं, आत्मविश्वास खो बैठते हैं। ऐसा न करें, बल्कि ये कहें कि जहाँ भी कहना है अपनी बात जो सच लगती है उसको कहा जाए, भले लोग उससे नाराज़ होते रहें। उनकी खुशी के लिए अगर कहते रहे तो आपका वजूद, आपका आत्मविश्वास खत्म हो जाने वाला है। और कभी कभार अगर आपके काम में रुकावट आ गई, बाधा आ गई, तो निराश होने, परेशान होने, दुखी होने का कोई कारण नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है, होता रहेगा। बल्कि काम में रुकावट का कारण क्या है उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिए, उसका रुकावट का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और अगर ये रुकावट वाकई में उचित है तो मान्य की जानी चाहिए, स्वीकारनी चाहिए। इससे आपके व्यवहार में फर्क ये पड़ता है कि जो फिर आप अगला काम करते हैं उसके जो परिणाम आते हैं, आपका व्यवहार बेहतर होता है और परिणाम भी बेहतर आते हैं। और कहा जाता है कि अधिक जागरूक होकर के जीना, होश पूर्वक जीना, ये सीखना होता है, आना चाहिए। और जिसमें जितना है उसको इसका लाभ कितना मिलता है। और होश पूर्वक जीने का पूरी विधा है बुद्ध की विपश्यना, जो बाकायदा विपश्यना केंद्रों पर 10 दिन तक रह करके सीखी जाती है। और फिर आदमी बेहोशी में जो जीता रहा उस पर चोट लगती है और वो आदमी सजग होकर के, सावचेत होकर के, होश पूर्वक जीने के प्रयत्न करता है। इसलिए जो भी काम करते हैं वो बेहोशी में नहीं, होश पूर्वक किया जाए तो काम बिगड़ेगा नहीं, सदेगा, अच्छा होगा। और जो छवि आपकी बन रही है वो छवि टूटेगी और एक काम करने वाले व्यक्ति की छवि बनने लगेगी। आप जो अन्य लोग दिखावे में जीते हैं उस दिखावे से मुक्त हो जाने वाले हैं। जो मनोवैज्ञानिक अवरोध आते हैं वो मनोवैज्ञानिक अवरोध कटते हैं। तब आप स्वेच्छा से जागरूक होकर के जी रहे हैं। अधिक जागरूक होकर जीना यानी होश पूर्वक जीना। तो हमने बात शुरू की थी कार्ल मार्क्स से कि मैं कुछ नहीं हूँ पर सब कुछ होना चाहिए। ऐसे ऐसे शख्स हमें यहाँ मिलते हैं। इस
देश में या विश्व में ऐसे ऐसे लोग पैदा हो चुके हैं, जन्म ले चुके हैं, और जिन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि जिन पर हमें सोचना विचारना चाहिए। इसलिए मेरा ये एक प्रयास रविवार पाठशाला का आपकी नज़र है। वैसे यूट्यूब पर न जाने कितना अनर्गल आता है, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा। ये कहिए कि अच्छे वीडियो, काम के वीडियो आपको बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और उनसे जुड़ाव अगर हो जाए, मैं भी बेशक यूट्यूब पर रहता हूँ, सुनता हूँ। टीवी यूट्यूब में फ़र्क है। कचरा टीवी पर भी कम नहीं है। 24 घंटे सैकड़ों चैनल चलते हैं। आप बकवास सुनते हैं, बकवास सीरियल देखते हैं। आप अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, विचारों को शुद्ध रखना चाहते हैं, और विचारों को, सही विचारों को रखना चाहते हैं, गलत विचारों को बाहर निकालना चाहते हैं, तो करने के लिए आपके पास बहुत कम काम होगा। मैं कल ही एक मित्र से बात कर रहा था, जो पूछ रहे थे कि आप विपश्यना करके आए, विपश्यना में क्या होता है। तो मेरे मुंह से इतना निकला कि हम जिंदगी भर जो काम करते हैं उसमें 90% काम फिजूल के, बेकार के होते हैं, और हम नहीं समझ पाते। लेकिन जब हम विपश्यना कर लेते हैं, तब पता चलता है कि ज़िंदगी में महज कुछ ही काम हैं जो ज़रूरी होते हैं, और वो हम जो अब तक करते आए हैं उसमें 90% काम फिजूल के हैं। उनको ना भी करें तो हमारी ज़िंदगी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम फिजूल के कामों से बच जाते हैं, फिजूल के विचारों से मुक्ति मिल जाती है। और विपश्यना तो यही सिखाती है कि फिजूल, यानी फिजूल के जो विचार आ रहे हैं उससे कैसे मुक्त होंगे। तो साथियों, आज कार्ल मार्क्स के विचार आपने सुने हैं, कैसे लगे, इस पर टिप्पणी करना अति आवश्यक है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे ये लगेगा कि मैं ये जो कर रहा हूँ कहीं निरर्थक तो नहीं, फालतू की एक्सरसाइज तो नहीं। आप सुन कर के अगर ठीक लगे, उचित लगे, उचित समझे, तो इस पर